हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों। सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति अब तक जो है हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं आपेक्षिक वेग से पहले और उदाहरण कर चुके हैं। एनसीईआरटी के सभी उदाहरण हमने किए हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आ गया। देखिए पेज नंबर 52 पर है 3.7 नहीं कहते इसको, दशमलव नहीं होता, ये एक डॉट है। 3.7 अपेक्षिक वेग को हमें समझना है। इसके बाद हम चलेंगे फिर एक लंबी यात्रा पर। और सर लंबी यात्रा क्या होगी? एनसीईआरटी का संपूर्ण हल, एनसीईआरटी का संपूर्ण हल होगा इस चैप्टर का। और इस चैप्टर में फिर आपको पूरा करना है इसको। इसमें कुल मिला के 28 सवाल हैं। ठीक, चलिए तो बात आ गई आपेक्षिक वेग पर। ओके, तो इस वीडियो में आपेक्षिक वेग लेंगे। आपेक्षिक वेग पर जो एनसीईआरटी में उदाहरण दिया गया है उस उदाहरण को हम हल करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो ये 3.7 है, ये है आपेक्षिक वेग। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, सापेक्ष वेग भी कह देते हैं, सापेक्ष वेग भी कह देते हैं, पर वास्तविक जो शब्द है वो है आपेक्षिक वेग, है ना। अब बात करते हैं कि आपेक्षिक वेग कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ उदाहरण जब लेंगे तब एनसीईआरटी को उठा लेंगे। अभी समझ लेते हैं आपेक्षिक वेग के बारे में। देखिए आपेक्षिक वेग इस अध्याय में एक ही विमा में हमको लेना है, यानी 2 विमाओं में आपेक्षिक वेग अगले चैप्टर में है। ठीक, यानी यहाँ पे हमें करना है एक ही विमा में, यानी एक दिशा में आना जाना। अब ये विमा हम कहाँ मानते हैं, दिशा हम कहाँ मानते हैं, ये हमारी सुविधा पर है। हम अपनी सुविधा से मान सकते हैं। मान लीजिए एक्स अक्ष पर आना जाना हो, मान सकते हैं। वाई अक्ष पर आना जाना हो, ये मान सकते हैं। एक रेखा में आना जाना यानी एक विमा, एक दिशा में आना जाना, ये मान के चलिए आप। अब आपेक्षिक वेग में क्या बात होती है? देखो वेग में सबसे पहली और मूल बात क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। वेग हो, त्वरण हो, गति का अध्ययन हो, सबसे पहली जो बात होती है इसमें स्थिति का परिवर्तन। अगर स्थिति बदल रही है तो उसका परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है। अब मैं बिल्कुल सरल सा उदाहरण दूंगा आपको। वेग की बात आई है, देखिए वेग, वेलोसिटी, है ना, वेग वेलोसिटी। तो मुझे मानना पड़ेगा कि जो गति की दिशा है, मैं मान लेता हूँ अपनी तरफ से, वो एक्स अक्ष पर है। देखिए कितना आसान है इसको समझना। ठीक, गति की दिशा कहाँ मान ली गई? एक्स अक्ष पर। ठीक, अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, 2 कार हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ बना दूँ मैं एक कार, इसमें पहिए लगा दूँ ऐसे कार, और जो कार की स्थिति है इसे मान लूँ मैं x1 पर, यानी इसका जो x अक्ष का निर्देशांक है वो कितना, x1 मान लूँ, और उस निर्देशांक को मैं कोमा 0 लगा के लिख दूँ। अब देखो निर्देशांक मैंने कैसे लिख दिया, और ये किस में ले लिया मैंने, मीटर में ले लिया। मान लिया ये मीटर में है और ये इसका निर्देशांक है, और ये आगे की तरफ चल रही है किसी वेग से। ये वेग है मान लीजिए v1 ऐसे। ठीक, अब एक कार और है, एक दूसरी कार है, इसे भी बना लेता हूँ। देखो एक कार और है ऐसे, इसका जो किसी भी समय पे निर्देशांक है x2 0, और ये चल रही है मान लीजिए किसी वेग से, ये है v2। ये जो v1 v2 हैं इनकी दिशाओं का बड़ा महत्व है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखिए मैंने दोनों की दिशा आगे की तरफ लगा दी, और इनका नाम बता रहा हूँ मैं। ये जो है ये है कार A और ये है कार B। एक कार है, कार A लिख दिया मैंने, लो नाम लिख देता हूँ, लो कार A, और यहाँ पे कार B। ठीक, या कोई वस्तु, वस्तु A, वस्तु B, जो भी आपको ठीक लगे, नाम तो आप कुछ भी देके। बात को समझना है
कि गति हो कैसे रही है। अब देखिए यहाँ पे अपेक्षिता क्या है, अगर हम कहें रिलेटिविटी क्या है, अपेक्षिता क्या है। अपेक्षिता में हम ये देखते हैं कि अगर हम भी चल रहे हों और चलते हुए हम किसी चीज़ को देखते हों, यानी चलने वाला भी गतिमान हो और जिसको देखा जा रहा है वो भी गतिमान हो, तो जो वास्तविक वेग होता है, सही मायने में जो वेग होता है, उससे अलग वेग दिखाई देता है। इसे कहते हैं अपेक्षिता या अपेक्षिक वेग। अब मान लीजिए इस कार का वेग मैंने v2 लिखा, तो ये v2 वेग मैंने कौन सा लिखा। सबसे पहली बात तो समझनी होगी कि ये v2 मैंने लिखा, ये कौन सा वेग लिखा मैंने। ये वेग मैंने v2 लिखा है, मान लीजिए स्थिर बिंदु मूल बिंदु के सापेक्ष, ये है मूल बिंदु। ठीक, मूल बिंदु के सापेक्ष मैंने लिखे हैं v1 v2, यानी ये वेग हैं। या फिर हम कह दें कि पृथ्वी तल पर खड़े हुए किसी व्यक्ति के सापेक्ष जो है ये वेग हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ये असली वेग है। मान लीजिए आप विराम अवस्था में हैं और मुझे देख रहे हैं, तो मेरा जो भी वेग है, जो भी हो रहा है वो सही मायने में आपको दिख रहा है। लेकिन अगर हम इस प्रयोग को थोड़ा अलग जाके करें, आप एक कार में जा रहे हो, मैं एक कार में जा रहा हूँ, और फिर एक कार में बैठकर मैं दूसरी कार को देखूँ, या आप मेरी कार को या मेरी गाड़ी को या मुझे चलते हुए देखें, जिस तरीके से भी, तो बदल जाती है चीज़ें, वेग बदल जाता है। वो जो होता है सही, जो वेग होता है स्थिर बिंदु के सापेक्ष, वो जो वेग होता है, तो मूल बिंदु को क्या मान लिया, स्थिर, तो मूल बिंदु स्थिर है, ये मान लिया। देखो ठीक। अब बात करते हैं कि अगर ये कार चलती हैं, कुछ समय में इनमें कुछ विस्थापन होते हैं। अब मान लीजिए इस कार में कुछ समय में कुछ विस्थापन होता है, ये कार आगे की तरफ चलती है, थोड़ा सा आगे की तरफ चलती है, तो इनके बीच का जो विस्थापन है डेल्टा एक्स, देखिए वो बदलता है। इनके बीच में जो विस्थापन है वो बदलता है। इनके बीच का विस्थापन या तो घटता है या बढ़ता है। घटने का मतलब ये हो गया कि कार ए का वेग कार बी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि कार ए बी को पकड़ रही है, तो ये डेल्टा एक्स क्या होगा, घटेगा। और अगर कार ए का मैं बता रहा हूँ, अगर कार ए का वेग कार बी से ज़्यादा है, तो ये कार ए जो है बी का पीछा कर रही है, इसको पकड़ेगी, सिंपल सी बात है। और अगर कार बी का ज़्यादा है तो ये डेल्टा एक्स बढ़ेगा, यानी इसकी वेग माने इसका एक दिशा में इसकी चाल मान लीजिए तेज़ चल रही है, तो ये, क्योंकि हमने दोनों को समान दिशा में चलते हुए अपने चित्र में दिखाया हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि जो डेल्टा एक्स है ये समय के साथ कैसे बदलता है, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा मामला है कि डेल्टा एक्स क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं x2 माइनस x1, ये हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स को। ठीक, नियम लिखने का यही है कि अधिक में से कम वाला घटा लें, तो इससे क्या होता है, डेल्टा एक्स का मान कैसा आता है, धनात्मक आता है। अब मान लीजिए डेल्टा एक्स जो है दोनों के बीच का जो विस्थापन है उसका परिवर्तन जो है वो दिखाई देता है आपेक्षिक वेग की तरह, यानी दोनों के बीच में, मान लीजिए मैं किसी चीज़ को चलते हुए देखूं तो उसका वेग मैं जो बताऊंगा या मुझे दिखाई देगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके और मेरे बीच का विस्थापन क्या है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया विस्थापन, दोनों के बीच में ये विस्थापन है किसी भी समय पर। और ये कैसे निकाला कि हकीकत में, सच्चाई में, वास्तव में एक कहाँ पर है, मूल बिंदु से माना x2 पर है, दूसरी x1 पर है, तो ये बात बिल्कुल सही बैठ रही है बिल्कुल। अब मान लीजिए इस विस्थापन को थोड़े समय से मैं भाग कर दूं, कुछ समय गुजर रहा है, थोड़े समय से भाग कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको, ये बन जाएगा डेल्टा टी, यहाँ पर भी डेल्टा टी, यहाँ पर भी डेल्टा टी, ऐसे ये आ गया। तो जो विस्थापन है डेल्टा एक्स है, ये क्या है, दोनों के बीच का विस्थापन, विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन बटे समय अंतराल, बिल्कुल सरल समझने का तरीका है। और ये x2 डेल्टा टी, यानी अगर x2 में कोई परिवर्तन है, x2 बदल रहा है, ठीक, x2 देखिए वेग है v2 बदल रहा है, इसमें कोई परिवर्तन है तो ये चीज़ भी डेल्टा में बदल जाएगी। x2 में कोई परिवर्तन है तो क्या कर देंगे, डेल्टा लगा देंगे, लो सब पे डेल्टा लगा दिया, डेल्टा x2 बदल रहा है, डेल्टा x1, और उन दोनों का डिफरेंस क्या है, डेल्टा x, या x मान सकते हैं उसको,
उसको x मान सकते हैं, यानी इन दोनों के बीच में जो विस्थापन है उसको x मान सकते हैं। अब देखो प्रतीक को बदल देंगे तो थोड़ी सुविधा रहेगी, बाकी हो यही रहा है। अगर प्रतीक को बदल दें तो क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा x बदल देता हूँ देखो, और इसे दोबारा लिख देता हूँ। x जो है बताओ कितना हो रहा था, x2 माइनस x1। किसी भी समय पर ये हो रहा है, किसी समय पर, ठीक। अब अगर इनमें परिवर्तन देखूं, क्योंकि किसी भी समय पे ये बात तो है, देखो ये कहीं ना कहीं x2 पे है, ये x1 पे है, और दोनों के बीच का विस्थापन क्या माना गया, वो हमने x मान लिया, तो ये बात भी सही है, किसी समय पे ऐसा तो हो ही रहा है। अब अगर मैं इसे परिवर्तन ले लूँ, इसमें कुछ परिवर्तन ले लूँ थोड़े समय में, तो सब में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर दूँ, तो डेल्टा x बटे डेल्टा टी, डेल्टा x2 बटे डेल्टा टी माइनस डेल्टा x1 बटे डेल्टा टी। अब हम देख रहे हैं कि जो डेल्टा है ये सामान्य भाषा में डेल्टा है, यानी थोड़ा सा परिवर्तन है। अगर इसको अवकलन की भाषा में लूँ, ठीक, ये क्या बताता है डेल्टा, ये बताता है औसत परिवर्तन, यानी डेल्टा x2 में कोई परिवर्तन हुआ होगा कुछ समय में, वो ये है, x1 में कुछ हुआ होगा वो ये है, और इसमें जो हुआ वो ये लिखा हुआ है। अगर इसको तत्काल पे ले जाऊं, यानी समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, ये आप इस अध्याय में समझ चुके होंगे तत्काल वेग के बारे में, तो इसमें मुझे अवकलन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, dx बाई dt, डी यानी समय का बहुत छोटा हिस्सा, जिसमें समय की सीमा 0 तक जा सकती है, समय 0 तक कम हो सकता है, और आगे मुझे लिखना पड़ेगा dx2 बाई dt, और ये dx1 बाई dt, ठीक। अब इन सभी को मैं धनात्मक आगे की तरफ मान लूँ, और इन सभी चीज़ों को पे मैं सदिश राशि वेग पे लगा दूँ, मान लीजिए आगे की तरफ सदिश राशि पॉजिटिव धनात्मक मान के लगा दूँ। अगर किसी का मान ऋणात्मक होगा तो माइनस में लगा दूंगा। कुल मिला के मैं एक सूत्र बना लूँ तो क्या हो रहा है, देखिए dx बाई dt क्या है, ये है v, और ये है v2, और ये है v1, इस प्रकार। और लिखने का नियम क्या है, v21, ठीक। ये वेग, अपेक्षिक वेग, और ये वेग का परिवर्तन, ठीक। अब इसको देखा गया धनात्मक, और हमने देखा कि A से B की तरफ जाने पर धनात्मक x है, पॉजिटिव x है। इसका मतलब A से B को देखा जा रहा है, यानी जब हम A से देखते हैं तो हमें धनात्मक x की तरफ B दिखाई देता है चलते हुए। इसका मतलब सीधा है कि A से B को देखा जा रहा है। तो जो चीज़ बन के आ रही है, ये आ रही है A के सापेक्ष B का वेग। तो इसे कैसे लिखते हैं, A के सापेक्ष पहली चाल किसकी है, A की है, नाम बदल देते हैं, लो ये रहा A। दूसरी चाल या दूसरा वेग किसका है, चाल नहीं बल्कि वेग लगा है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, BA, ये आ गया, देखिए, ठीक। तो सदिश राशियों के पदों में ये चीज़ निरूपित होती है, और ये सूत्र बन जाता है हमारे पास A के सापेक्ष B का वेग। तो इसे क्या कहते हैं, ये क्या हो गया, A के सापेक्ष B का वेग, ठीक। ये चीज़ आ गई, देखो ये बन गया, देखो कितना हो गया, V B माइनस VA। ये लिखने का तरीका है, VBA एक लिखने का तरीका है, गणितीय पद्धति में इसे ऐसे लिखते हैं। B में से A घटा दे तो कहाँ से देखा जा रहा है, A से देखा जा रहा है, किसको देखा जा रहा है, B को देखा जा रहा है, ठीक। अब इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जब उदाहरण पे लिखेंगे, इस पे उदाहरण पे लगाएंगे इसे, तो समझ में आ जाएगा। देखो इस पे उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास एक रोड है, एक सड़क है, मान लीजिए हमारे पास सीधी रेखा में एक सड़क है, सीधी सड़क, ठीक। तो ये सीधी सड़क बना दी मैंने, देखो सीधी सड़क बना रहा हूँ, ये देखो सीधी सड़क बना दी मैंने। और यहाँ से एक कार
इस तरफ को जा रही है, आगे की तरफ ये जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से, ये है कार ए। ठीक, इसके आगे एक कार और जा रही है जो जा रही है 5 मीटर प्रति सेकंड से, ये है कार बी। ठीक, अब ए के सापेक्ष बी का वेग। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं इसमें, कहाँ पे गलती करते हैं हम इसमें, हम आगे की तरफ जाने वाली दिशा को धनात्मक x मान लेते हैं ऐसे। ठीक, हम क्या मानते हैं कि जो दिशा आगे की तरफ है वो धनात्मक है, वो पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे a के सापेक्ष b। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, अगर हम इसे उत्तर को लेना चाहें, इसमें लेना चाहें VBA में, तो कैसे बनेगा मामला, ये ऐसे VBA। ठीक, अब आगे की तरफ b, आगे की तरफ b धनात्मक, कितना हो गया 5 और माइनस ए भी आगे की तरफ है, कितना हो गया +10। ठीक, तो उत्तर हो गया -5। ठीक, और ये क्या हो गया, ये हो गया VBA धनात्मक, आगे की तरफ देखा गया तो धनात्मक, लेकिन ये उत्तर माइनस में आ गया। देखिए -5 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है कि ए से देखने पर उसे बी अपनी तरफ 5 से चलते हुए दिखाई देगा। -5 आने का मतलब क्या है कि जो दिखाई दे रहा है वो माइनस की तरफ है। यानी देखिए क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, आप इसको प्रायोगिक दृष्टि से देख सकते हैं कि ए का जो वेग है वो कितना है 10 है और आगे की तरफ है, इसका वेग कितना है 5 है। इसका मतलब सीधा है कि ए बी को पकड़ रहा है, और इनके बीच का जो विस्थापन है वो घट रहा है, तो ए को बी -5 से पीछे की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। देखो ये बता रहा है। ठीक, अब मैं थोड़ा उल्टा कर देता हूँ इसको, अब मैं यहाँ इस सूत्र को बदल देता हूँ, मैं करता हूँ VAB, अब VA माइनस VB, ये करता हूँ। देखो मैं अब मैं B से देखता हूँ, B के सापेक्ष मतलब B को घटाऊंगा। अब B के सापेक्ष देखूंगा तो क्या होगा, देखो एक कहाँ कितने चल रहा है आगे की तरफ 10 से, तो +10 लगा दूंगा इसमें माइनस, और इसमें +5 लगा दूंगा, ये भी आगे जा रहा है, तो देखो उत्तर कितना आ रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी अब अगर B से देखा मैंने तो A उसे किस वेग से अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है 5। कैसा 5 आया, प्लस का आया, पॉजिटिव आया। यानी B में बैठ के देखा तो उसे A अपनी तरफ को आता दिख रहा है किससे, +5 से, और A में देखा था तो क्या हो रहा था, B उल्टी दिशा में A को 5 से चलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो कुल मिला के चिन्ह पद्धति का ध्यान रखते हुए, आगे की दिशा को धनात्मक मानते हुए, जैसे मैंने वैल्यू डाली हैं और एक न्यूमेरिकल आपको करके बताया है, बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने प्रश्नों को हल करें। सूत्र ये है, ठीक, जो समीकरण है सापेक्षिक वेग का वो ये है। दोनों दिशाओं में, दो विमाओं में भी सूत्र यही लगेगा, यही बनेगा। ठीक, एक दिशा में भी यही लगेगा। तो इसका मतलब सीधा हो रहा है, अगर दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके वेग घट जाते हैं। अगर विपरीत दिशा में चलती हैं, अब देख कैसे, इसकी दिशा बदल देता हूँ। देखो मैं कार बी की दिशा बदल देता हूँ, इसको इधर चला देता हूँ 5 मीटर पर सेकंड से, ये बी बन गई। देखो ठीक, फिर से हल करके दिखाता हूँ तुम्हें। ए में बैठ के बी को देखते हैं, तो क्या हो गया VBA, तो ये हो गया VB माइनस VA। अब बताइए VB किस तरफ को है, बताइए। हम आगे की दिशा को धनात्मक मान रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं, ये किधर चल रहा है, उल्टा पीछे की तरफ। तो VB कितना है, -5 पक्का, माइनस VA कितना है, आगे की तरफ है 10, आगे की तरफ है तो +10 हो गया। देखो तो कितना हो गया, ये -15 मीटर पर सेकंड। यानी इस तरीके से अगर A में बैठ के B को देखा तो वो हमें 15 मीटर पर सेकंड से हमारी तरफ आते हुए दिखेगा। यानी B 15 मीटर पर सेकंड से A के पास जा रहा है। ठीक, A में बैठकर देखा तो। अब थोड़ा उल्टा सोचते हैं, B में बैठ के देखेंगे तो
अब यहाँ लिखते हैं वी ए बी यानी वी ए माइनस वी बी, ऐसे देखते हैं। अब देखो वी ए कितना है प्लस का 10 और वी बी कितना है माइनस का 5, तो कितना बन गया प्लस का 15 मीटर पर सेकंड। यानी बी में बी के सापेक्ष जिसके सापेक्ष होता है वो घटता है, ध्यान रखना। देखो ए के सापेक्ष बी का वेग ए घटेगा, है ना। तो अब देखो 15, इसका मतलब बी में बैठ के देखा तो ए किससे आता हुआ दिखाई दे रहा है आगे को 15 से, ठीक। तो कुल मिलाकर बात उतनी मुश्किल नहीं है। जितना कि हम रिलेटिव वेलोसिटी को आपेक्षिक वेग को मुश्किल बनाते रहते हैं उतना मुश्किल नहीं है, आसान है। विपरीत दिशाओं में वेग जो है वो यानी उनकी चाल वेग के परिमाण वो जुड़ जाते हैं और समान दिशाओं में घट जाते हैं, ठीक। लेकिन एक पे बैठ के दूसरा पास आता हुआ दिखता है या दूर जाता हुआ दिखता है, इसका अंदाज़ा भी आसानी से लगाया जा सकता है। अगर दोनों के बीच का विस्थापन बढ़ रहा है तो दूर जाता हुआ दिखता है, अगर दोनों के बीच का विस्थापन घट रहा है तो पास आता हुआ दिखता है। पास आता हुआ दिखता है तो उत्तर माइनस में आ जाते हैं, दूर जाता हुआ दिखता है तो उत्तर प्लस में आ जाते हैं, धनात्मक आ जाते हैं। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, ठीक। चलिए अब लेते हैं एनसीईआरटी का उदाहरण जो आपेक्षिक वेग पर आधारित है। अब ये उदाहरण नंबर 9, उदाहरण संख्या है 3-9। ठीक, ये कहता है दो समांतर रेल की पटरियां, दो समांतर रेल की पटरियां। अब ये दो समांतर रेल की पटरियां बना दी मैंने, ठीक। रेल की पटरियां, ठीक, ये बन गई रेल पटरियां, ठीक। उत्तर दक्षिण दिशा में हैं, तो यानी कि ये दिशाएं जो हैं ये हैं उत्तर दक्षिण। इधर मान लेता हूँ उत्तर और इधर मान लेता हूँ दक्षिण। लो, ये दो दिशाएं हो गई। रेल की पटरियां उत्तर दक्षिण दिशा में हैं। एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में इतने की चाल से गतिमान है। एक रेलगाड़ी ए जो रेलगाड़ी है उत्तर दिशा में वी ए चाल से चल रही है, ये है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर की तरफ जा रही है रेलगाड़ी। इस रेलगाड़ी का नाम क्या है? ए। ये रहे इसके पहिए। अरे सर पहिए लगा दो, लगा दिए पहिए मैंने, ठीक है। आगे चलो, तथा दूसरी रेलगाड़ी बी दक्षिण दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। दूसरी रेलगाड़ी दक्षिण दिशा में 90 प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसका मतलब क्या होगा? ठीक, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो इस गाड़ी को पहले मान लो या उसको मान लो, फिर पहले मान लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। आप इधर मान लें या उधर मान लें। तो देखो इसे चला देता हूँ मैं बी को, नब्बे किलोमीटर प्रति घंटा से। ये है बी, ये है वी बी, और ये है 90 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। ये नाम है रेलगाड़ी बी का, ये बी रेलगाड़ी है, ठीक। अब यहाँ पर सामान्यतया जो चिन्ह है, चिन्ह पद्धति है, वो क्या है? चिन्ह पद्धति कैसे लगाऊं? तो चिन्ह पद्धति लगाने का हमारा सिंपल सा तरीका है कि हम इस तरफ की दिशा को धनात्मक मान लेते हैं, पॉजिटिव एक्स अक्ष ये मान लेते हैं, बस बात पूरी हो गई। अब हम इसमें वैल्यू लगा देंगे, ठीक। क्या कह रहा है? ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग निकालिए। पहला पार्ट, ए
के सापेक्ष b का आपेक्षिक वेग, देखो ये पहला उत्तर आ रहा है, यानी a के सापेक्ष b का, यानी v b मांग रहा है तुमसे, v b माइनस v a के सापेक्ष, इसका मतलब a घटेगा b में से। अब चलिए देखते हैं किस तरफ है, a आगे की तरफ है, प्लस की तरफ है, और b किस तरफ है, b इस तरफ है 90 से। ठीक, तो क्या करें हम, b की जगह पे क्या डालेंगे, अच्छा बताओ, प्लस का 90 डालेंगे, प्लस का 90 डालेंगे कि माइनस का 90 डालेंगे? सर याद हो गया, माइनस का 90 डालेंगे, तो माइनस का 90 लग गया। लो ए में क्या डालेंगे, प्लस का 54, ये लग गया। लो ठीक, तो देखो माइनस में दोनों आ गए। विपरीत दिशा में चाल के परिमाण जुड़ जाते हैं, चाल जुड़ जाती है, मैंने कहा था अभी अभी आपसे, तो जुड़ेगी, देखो दोनों माइनस में आएंगी। तो कितना आ रहा देखिए, माइनस 90 माइनस 54, तो ज़रा बताओ, जोड़ जाड़ के बताओ, माइनस 144 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ये आ गया। देखो ये माइनस में क्यों आ रहा है, ए को बी माइनस में आने का मतलब दक्षिण दिशा की ओर, ए को बी दक्षिण दिशा की ओर 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई दिखाई देगी। फिर से पढ़ देता हूं, ए को बी दक्षिण दिशा की ओर 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जो माइनस है वो कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है, माइनस। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हो, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हो। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने का तरीका क्या होता है, अगर हम किसी नंबर को मीटर प्रति सेकंड में बदल दें तो 144 है मान लो, है ना, तो क्या करते हैं यार 5/18 कर दो इसको, है ना, 18 8 144, ये लो यार, वो 40 मीटर पर सेकंड हो गया यार, ये है, ये रही मीटर पर सेकंड में बदल जाता है ये नंबर। बदलना चाहते हैं बदल लीजिए, नहीं तो उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी उत्तर मानिए। चलिए अब चलते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ। b के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग निकालिए। b के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग, अब देखिए b के सापेक्ष पृथ्वी का, तो पृथ्वी को क्या मान लूँ, पृथ्वी को मान लेता हूँ पृथ्वी का, b के सापेक्ष पृथ्वी का। तो पृथ्वी कहाँ है, देखो ये रही पृथ्वी, है ना, पृथ्वी पे एक बिंदु मान लेता हूँ, यहाँ बिंदु P, ये क्या है, ये पृथ्वी है। देखो ये विराम अवस्था में है पृथ्वी, ठीक, क्योंकि रोड चल रहा है, ये देखो ये रोड है, रोड कहाँ चल रहा है सर, रोड पे कार चल रही है, गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, ठीक है। अब देखो पृथ्वी के सापेक्ष b का, है ना, चलिए पृथ्वी के सापेक्ष तो VB माइनस VP क्या हो गया, b रेलगाड़ी में से पृथ्वी का वेग घटा दिया, यही सूत्र है भाई। पृथ्वी के सापेक्ष है, पृथ्वी पे एक बिंदु P मान लिया मैंने, बात तो सही है, ये कर दिया मैंने। लो अब देखो VB किससे चल रही है, 90 माइनस 90, और P कितना है, 0। पृथ्वी कहाँ चल रही है, पृथ्वी तो नहीं चल रही है, पृथ्वी तो विराम अवस्था में है। पृथ्वी पे एक बिंदु मान लिया, विराम अवस्था में है, तो बात सीधी हो गई। तो ये कितना आ गया VBP, ये आ गया माइनस 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये किसका, ये किसके सापेक्ष लिया, पृथ्वी के सापेक्ष,
ठीक। अब अगर इसका उल्टा कर दोगे b के सापेक्ष पृथ्वी का, तो देखो b के सापेक्ष पृथ्वी का कर दोगे तो क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे, यहाँ p कर दोगे और यहाँ b कर दोगे L और यहाँ pb कर दोगे। ये देखो, अब देखो b के सापेक्ष तो b घट रहा है, पृथ्वी में से घट रहा है ना। अब इन्हें बदल दोगे, फिर से वैल्यू डाल दोगे। अभी किसका निकाला था, अभी निकाला था p के सापेक्ष b का। सवाल में नहीं पूछा गया, सवाल में पूछा गया है b के सापेक्ष पृथ्वी का, तो पृथ्वी में से घटेगा। अब देखो पृथ्वी का कितना है 0, माइनस माइनस b का कितना है, इस तरफ कितना -90, तो कितना आ गया देखो, ये आ गया +90, ठीक, किलोमीटर पर आवर। ठीक, यानी अगर इस गाड़ी में बैठ के पृथ्वी के किसी बिंदु को या पृथ्वी पर खड़े हुए किसी पेड़ को देखूं तो वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछे को भाग रहा होगा। जब हम ट्रेन में बस में होते हैं तो हम जिस चाल से चल रहे होते हैं, अगर हम अपने आप को विराम अवस्था में मान के हम देखें तो सारे पेड़ जो है पीछे को भाग रहे होते हैं। ठीक, तो बात समझ में आ गई। ये किसके सापेक्ष है, b के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग। यानी ये सूत्र सीधा है, पृथ्वी में से b घटा दिया, अब b की दिशा क्या मान रखी है, इस तरफ को मान रखी है माइनस में, वो लगा दी 90, उत्तर आ गया। ठीक, अब चलते हैं सी में क्या पूछता है, रेलगाड़ी एक ही छत पर गति की विपरीत दिशा में दौड़ते हुए उस बंदर का वेग की गणना कीजिए जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जा रहा है। देखिए थोड़ा सा परिवर्तन है, रेलगाड़ी एक ही छत पर गति की विपरीत दिशा में, गति की विपरीत दिशा में दौड़ते हुए उस बंदर का वेग, बंदर के वेग की गणना कीजिए जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जा रहा है। रेलगाड़ी के सापेक्ष ये बंदर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है। यानी यहाँ पर एक बंदर है, चलिए भाई बंदर, ये बंदर है देखो, और ये 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी की छत पर विपरीत दिशा में भाग रहा है। ठीक, और कोई व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा है, एक व्यक्ति को पृथ्वी पर खड़ा कर देता हूँ, लो ये व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा है, ये व्यक्ति जो है पृथ्वी पर खड़ा है, ये व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा हो गया देखो। अब इस व्यक्ति के सापेक्ष किसका चाहिए मुझे, बंदर का, बंदर का वेग। ठीक, अब देखिए कैसे निकालते हैं। बंदर रेलगाड़ी पर पीछे को भाग रहा है और रेलगाड़ी पृथ्वी पर आगे को उत्तर की तरफ चल रही है। तो अगर ये व्यक्ति रेलगाड़ी को देखता है तो रेलगाड़ी इस व्यक्ति को, हम इस व्यक्ति को क्या मान लें, बताइए इस व्यक्ति को हम क्या मान लें, इस व्यक्ति को हम मान लेते हैं मैन, एम। ठीक, तो ये व्यक्ति अगर रेलगाड़ी को देखता है तो किस वेग से देखता है, ठीक, तो मैन यानी वी ए मैन, कितना हो गया वी ए माइनस वी मैन, वी ए रेलगाड़ी जा रही है आगे की तरफ, किससे, 54 से, +54 हो गया, माइनस मैन विराम अवस्था में है, तो वी ए मैन ये हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी सिंपल जो है वही है, क्योंकि विराम अवस्था में आदमी है तो जिस वेग से या जिस चाल से गाड़ी चल रही है, जिस दिशा में चल रही है उसी से दिखाई देगी। अब बंदर की बात करते हैं। देखिए बंदर व्यक्ति को कैसे दिखेगा, हमें यहाँ पहुँचना है। क्या करें, बंदर किससे दिखेगा, सोच के देखो। अगर रेलगाड़ी आगे जाएगी बंदर थोड़ा पीछे तो आएगा ज़रूर, क्योंकि 18 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशा में भाग रहा है। ठीक, अब रेलगाड़ी पे चढ़ जाते हैं, रेलगाड़ी पे बैठ जाते हैं। अगर रेलगाड़ी पे बैठ के देखें, ए के रेस्पेक्ट में बंदर देखें, बंदर को क्या मान लें, चलो बंदर को क्या बताओ, बंदर का नाम क्या लिखे, बंदर ही लिख देता हूँ बंदर का नाम। ठीक, अब क्या लिखता हूँ, ए बंदर। ठीक, तो यानी वी ए बंदर, देखो बंदर लिख दिया मैंने जो करता हूँ, तो क्या हो गया
वी ए माइनस वी बंदर, ये आ गया देखो। ठीक, अब अगर रेलगाड़ी पर बैठकर बंदर को देखूं तो ये चाल कितनी है, ये है 18, क्योंकि बंदर की जो चाल है 18 वो ज़मीन के हिसाब से नहीं है, वो पृथ्वी के हिसाब से नहीं है, वो रेलगाड़ी की छत के हिसाब से है। तो यहाँ क्या करूँगा, रेलगाड़ी की छत पे बैठा हूँ तो ए को क्या मानूंगा, 0 मानूंगा। बहुत सोचने की बात है। रेलगाड़ी के ऊपर अगर मैं बैठा हूँ और रेलगाड़ी जा रही है 54 से और बंदर जा रहा है पीछे 18 से, तो मैं अपने आप को विराम अवस्था में मान लूँगा रेल के ऊपर, और मैं देख रहा हूँ कि बंदर 18 से भाग रहा है। ठीक, तो इस तरीके से देखा जाए तो बंदर चल रहा है किससे, 18 से, और अगर रेल को देखूँ आगे किससे जा रही है ट्रेन, 54 से, तो दोनों विपरीत दिशा में हैं। ठीक है, नहीं, रेलगाड़ी आगे बढ़ती है, बंदर पीछे हट जाता है। तो क्या करें, 54 माइनस 18 तो कितना बन गया, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब यानी ये 36 किलोमीटर पर आवर जो है बंदर की वो चाल है जिससे वो आगे की तरफ चल रहा है। क्यों, क्योंकि रेल कितना आगे बढ़ जाती है, 54, बंदर कितना पीछे हट जाता है, 18 से। तो ये वो चीज़ है जो 36 किलोमीटर पर आवर है, ये बंदर। अब यहाँ पे ये 36 किलोमीटर इस आदमी को दिखाई देगी। ठीक, क्योंकि हमने गाड़ी का 54 लगा दिया आगे, बंदर का लगा दिया पीछे, तो फिर उसकी जो वास्तविक चाल है, वास्तविक वेग है आगे की तरफ, वो हमें मिल गया। ठीक, ये था एनसीईआरटी का एक सरल सा उदाहरण। सारे उत्तर मीटर प्रति सेकंड में हैं। आप मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल के सॉल्व कर सकते हैं, कर लीजिए, या किलोमीटर प्रति घंटा में दे दीजिए, कोई खास बात नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ बताया है एनसीईआरटी में। असमान वेगों से गतिमान वस्तुओं की स्थिति समय ग्राफ, जिसमें मिलने का समय दर्शाया गया है, इसको हमें विस्तार से समझना है। विपरीत दिशाओं में गतिमान दो वस्तुओं के स्थिति ग्राफ, जिसमें दोनों के मिलने का समय दर्शाया गया है। ठीक, ये 2 ग्राफ हैं, ठीक, जो महत्वपूर्ण ग्राफ हैं। बाकी सामान्य बातें हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं 2 वस्तुएं, तो अगर वो समान वेग से चल रही हैं तो कभी मिलेंगी नहीं। ये पहले ग्राफ में बताया। दूसरा ग्राफ है, इसको समझते हैं। चलिए, पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये वाला। ये है t सेकंड में, यानी समय, और ये है x मीटर में। x अक्ष पर कोई वस्तु चलती है तो x अक्ष पर ये मीटर में दे रखा, और यहाँ पर 2 वस्तुएं बताई गई हैं, 20, 40, 60 इस तरीके से, और 60 से ऊपर किसी बिंदु पे दोनों को मिलाते हुए दिखाया गया है। समय जो है 1, 2, 3 सेकंड, 3 सेकंड पे इनको मिलाते हुए दिखाया गया। हमें इन ग्राफ्स को समझना है कि ये चीज़ कैसे हो रही है। ऐसे वस्तुओं में एक चली है 10 से और यहाँ मिल गई है, तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। देखिए, ऐसे एक वस्तु का ये है ग्राफ, दूसरी वस्तु 40 से चली है और यहीं पे मिल गई है, दूसरी वस्तु का ग्राफ ये है। ये है वस्तु A, इस पे A लिखा, इस पे B लिखा, इस तरीके से हो रहा है। तो ये क्या है, दोनों वस्तुओं को मिलाने वाला बिंदु, दोनों वस्तुओं को मिलाने वाला बिंदु। ये है मिलने का समय
और स्थिति। ठीक, इस बिंदु को क्या मान लूँ, इस बिंदु को P मान लेता हूँ। बिंदु P मिलने का समय और स्थिति है। ये दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में चल रही वस्तुएं, एक ही दिशा में गतिमान, एक ही दिशा में गतिमान वस्तु A व B के लिए ग्राफ। ठीक, अब इस ग्राफ पे अगर तुम समझो तो बात बिल्कुल सीधे सीधे समझ में आती है, क्योंकि जो x अक्ष पर जो विस्थापन होता है, देखिए अगर देखें ये दोनों कहाँ मिले हैं, तो ग्राफ के अनुसार अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा 60 से ऊपर 70 पे मान सकते हैं इसको आप, ये 60 है, ये 70 के आसपास है, मान लीजिए 70 है, और इससे ऊपर ये 80 है, ऐसे 70 मीटर पे मिले हैं और 3 सेकंड पे मिले हैं। ठीक, मिलने वाला बिंदु। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो A है, देखिए A और ये B है, A की जो चाल है या A का जो वेग है वो अधिक है। देखिए यहाँ B ने चलना प्रारंभ किया 40 मीटर से, A ने चलना प्रारंभ किया 10 मीटर से। ठीक, यानी अगर इस चीज़ को x अक्ष पे देखूं मैं तो कैसे दिखाई देगी मुझे, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 40 और ये 50, ये 60, ये 70, ये मीटर है, x मीटर में है। ठीक, A ने चलना प्रारंभ किया 10 से, देखिए यहाँ से A ने चलना प्रारंभ किया, ये जो है ये A ने चलना प्रारंभ किया, समय 0 पर मैं दिखा रहा हूँ, और B ने चलना प्रारंभ किया 40, तो B ने चलना प्रारंभ किया 40 से, ये B है। ठीक, 70 मीटर पे जाके A ने B को पकड़ लिया, 70 मीटर पे जाके A ने B को पकड़ लिया, क्योंकि देखो लगभग 70 मीटर पे आके 3 सेकंड में पकड़ लिया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेकंड में कितनी दूरी A ने चली, A की चाल को मान लेता हूँ VA, इसकी चाल को मान लेता हूँ VB, तो कितनी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 60 मीटर, और ये चली किसने, VA ने चली, और कितने समय में चली, 3 सेकंड में चली। देखो ये आ गई, क्योंकि जो समय है वो 3 सेकंड है। A ने 3 सेकंड में 10 से 70 मीटर की दूरी चली, जो 60 मीटर बनती है 3 सेकंड में, यानी ये जानकारी A के लिए है। अब B की बात करता हूँ। B ने 40 से 60 70 तक यानी 30 मीटर चला और 3 सेकंड में चला, 30 मीटर चला, VB गुणा 3, ये देखिए ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मैं VA और VB का अनुपात बता सकता हूँ या उनके मान बता सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं देखूँ कितना आ रहा है VB का मान, देखो VB आ रही है 10 मीटर प्रति सेकंड। हल कर लो, देखो 30 VB गुणा 3 10 आ जाएगी, और यहाँ से VA कितना आ रहा है, V आ रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड। ये ठीक, समझ लें गणनाएँ करने पर ये चीज़ कहाँ दिखाई देती है, ये चीज़ कहाँ दिखाई देगी, कहता है जी जो ग्राफ का जो ढलान होता है, ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये उस पर दिखाई देता है। ग्राफ का जो ढलान है देखिए कैसे, मान लीजिए मान लूँ ऐसे, कहता है ये है थीटा A के लिए और ये है थीटा B के लिए। थीटा A अगर मैं निकालूँ 10 में, तो 10 थीटा A कितना हो रहा है, देखिए 10 थीटा A लंब बटे आधार, कितना लंब बनेगा जरा बताओ 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 बताओ, कितना बनेगा ये लंब, इस त्रिभुज का लंब कितना बनेगा, ये लंबाई बनेगी इस त्रिभुज के लंब की, ये देखो ये रहा 10 से 70 तक, ये बनेगी 60, तो ये हो गया 60। कितना समय बनेगा, ये समय बनेगा, देखो ये रहा समय, लंब बटे आधार, ये समय बनेगा, ये समय है, ये है डेल्टा T और ये है डेल्टा X, विस्थापन बटे समय, तो कितना बनेगा
3 सेकंड बनेगा। तो कितना आ गया 20। यही है मीटर पर सेकंड में ए का वेग। ये क्या है? ये ए का वेग है जिसको तुम वी कहते हो। दूसरे ग्राफ में बी थीटा बी निकालता हूं अगर, तो थीटा बी कैसे निकलेगा? वी भी निकलेगा, वो उसे कहता हूं टेन थीटा बी। उसमें देख लेते हैं कितना परिवर्तन हुआ है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक परिवर्तन हुआ है, बस ये परिवर्तन हुआ है। ये है थीटा बी का परिवर्तन। 40 से 70 तक गया है, तो कितना परिवर्तन है ये है 30। कितने सेकंड में हुआ है ये? सेकंड समय वही है 3 सेकंड। तो कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, यानी दोनों के वेग ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ पर जो ढलान होते हैं, टेन थीटा में निकाले गए जो कोण होते हैं, वो क्या बताते हैं? औसत वेग बता देते हैं। यह औसत वेग अगर नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, ध्यान रहे, यह औसत वेग अगर नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक, तो ये तत्काल वेग जैसा ही हो जाता है, फिर तत्काल वेग के बराबर हो जाता है फिर ये। ठीक, तो कुल मिलाकर ये चीज़ आ गई ग्राफ से एक ही दिशा में चलने पर दो वस्तुएं कैसे मिलती हैं। हमने यहाँ इस बात को समझा है। ठीक, इस पर बनने वाले प्रश्न जो भी बनेंगे, ठीक, जो भी प्रश्न इस बात पर बनेगा, अब आप उसका उत्तर दे पाएंगे क्योंकि आपने समझ लिया इस चीज़ को। एनसीईआरटी के जो पैटर्न है, जो एनसीईआरटी का सिस्टम है पाठ्य पुस्तक का, उसको मैंने विस्तार से आपको समझाया। दूसरे ग्राफ पर विचार करेंगे विपरीत दिशा में। ठीक, चलिए देखते हैं। अब विपरीत दिशा में ग्राफ पर दो वस्तुओं का मिलना किस प्रकार दिखाया जाता है, ये बात करते हैं। देखो, ये ग्राफ बनाया गया है 6 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6, ये समय है सेकंड में। और ये ग्राफ बनाया गया है ऊपर 120 मीटर तक, 20-20 के अंतर पर, 20 40 60 80 120, ये x है मीटर में। ठीक, 40 से कोई वस्तु चलना शुरू करती है और 4 सेकंड में उसका वेग 0 से होते हुए घटता जाता है। यानी 40 से कोई वस्तु चलना शुरू करती है और 4 सेकंड में उसका वेग घटना शुरू हो जाता है। यानी 40 से 4 तक जाती है वस्तु ऐसे। यानी ये है इस वस्तु की स्थिति। ऐसा सीधा नहीं बना, देखा, बोर्ड पर सीधी लाइनें खींचना, नहीं यार बड़ी बात है यार। ये फिर से खींचता हूँ इसको। 40 से यहाँ पे फिर से 5 लिखता हूँ मैं अब। ठीक, ये लो, ठीक, 40 से 4 हो गया, 40 से 4, ठीक, ये 4 बना दिया देखो मैंने। अब 10 से 30 मीटर पे 1 सेकंड पे मिलते हुए ये वस्तु आगे बढ़ रही है। यानी ऐसे, इनमें एक है ए और एक है बी, ऐसे। ठीक, तो देखिए ये जो समय है 1 सेकंड, ये मिलने का समय है, मिलने
का समय व मिलने का समय व स्थिति देखिए ये आ गया। इस बिंदु को बिंदु P मान लेते हैं, ठीक। बिंदु P पर मिले समय और स्थिति, ठीक है। अब हमें समझना है कि ये चीज़ हुई कैसे। अब देखिए समय 0 पर एक वस्तु x अक्ष पे समझते हैं इस चीज़ को, ये x हो गया, ठीक। x अक्ष पे इस चीज़ को समझते हैं कि समय 0 पर एक वस्तु 10 मीटर से चलना प्रारंभ करती है, यानी ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये सब मीटर हो गए। देखो 10 से कोई वस्तु या कोई कार चलना प्रारंभ करती है इस तरफ समय 0 पर, ठीक। दूसरी कोई वस्तु 40 से समय चलना प्रारंभ करती है विपरीत दिशा में, ऐसे, ठीक। 40 मीटर से चलना प्रारंभ करती है और 1 सेकंड में दोनों मिल जाते हैं, 1 सेकंड में दोनों मिल जाते हैं, ठीक। कहाँ पर मिलते हैं? 30 मीटर पे आके दोनों मिल जाते हैं, यानी 30 मीटर पे आके दोनों मिल जाते हैं, यहाँ पे आके दोनों मिल जाते हैं। ये है मिलने की स्थिति। कहाँ पर? 30 पे आके मिलते हैं दोनों। अब बताइए 1 सेकंड में ये कितना चलती है? देखो 1 सेकंड में ये कितना चलती है? ये चलती है 1 सेकंड में 10 मीटर। और ये कितना चलती है 1 सेकंड में? ये चलती है 1 सेकंड में 20 मीटर, ठीक। तो वस्तु A का वेग अगर हम निकालना चाहते हैं, इसे क्या मान लें? कार A, इसे मान लें कार B। तो A का वेग VA 1 सेकंड में कितना चलती है? ये 20 मीटर। तो ये हो गया 20/1 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। कार B विपरीत दिशा में 1 सेकंड में कितना चलती है? 10 मीटर। देखिए ये चलती है यहाँ से 10 मीटर और ये कितना चलती है? ऊपर को ग्राफ पे दिख रहा है 20 मीटर, ठीक। क्योंकि ये पहुँची है 10 से 30, तो ये 10 से 30 पहुँची है। देखिए तो ये कितना चलती है? 20। और ये 40 से 30 आ गई है वापस, तो ये कितना चलती है? 10। तो इसका मतलब अब आ गया B का वेग दस बटे 1, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। त्रिभुजों पर देखा जाए तो ये त्रिभुज, देखो ये त्रिभुज बनता है B की वजह से, और नीचे वाला त्रिभुज किसकी वजह से बनता है? ये बनता है A की वजह से, ठीक। तो समय कितना है? 1 सेकंड। समय कितना है? 1 सेकंड। 1 सेकंड में कुल विस्थापन 30 है, ये 40 है और ये 10 है। 1 सेकंड में कुल विस्थापन कितना है? 30 है। तो विपरीत दिशाओं में दोनों का वेग यानी दोनों की चाल जुड़ गई है। VA प्लस VB जुड़ के टोटल बन गई है 30 मीटर प्रति सेकंड। यानी अगर VA प्लस VB लिख दूं तो कितना बन गया? 30 मीटर पर सेकंड। कुल विस्थापन कितना हुआ? 30 मीटर। कुल समय कितना लगा? 1 सेकंड, ठीक। यानी ग्राफ से बात समझ में आसानी से आ रही है किस तरह विपरीत दिशा में गति हो रही है और कैसे वस्तुएं मिल रही हैं। यानी विपरीत दिशा में चलने वाले ग्राफ इस तरीके से एक दूसरे को काटते हैं, ठीक। और सेम दिशा में चलने वाले ग्राफ, एक ही दिशा में चलने वाले ग्राफ एक ही तरफ जाते हुए दूसरे को काटते हैं। इससे पहले के उदाहरण में हमने समझा कि जो सेम दिशा में चलने वाले ग्राफ हैं, एक ही दिशा में चलने वाली जो कार हैं वो एक दूसरे को काटती हैं एक ही दिशा में बढ़ते हुए, और विपरीत दिशा के ग्राफ ऐसे काटते हैं। यानी एक ही दिशा में अगर मैं बताऊं, एक ही दिशा में कैसे काटेंगे? देखो ऐसे काटेंगे, एक ही दिशा में, ये दोनों एक ही दिशा में काटेंगे एक दूसरे को ऐसे। और विपरीत दिशा में कैसे काटेंगे? एक यूँ, एक यूँ, ठीक। ये कैसे काटेंगे? ये विपरीत दिशा में ग्राफ काटेंगे और ये एक ही दिशा में काटेंगे। मिलना है तो विपरीत दिशा के लिए
दोनों के वेग में कोई संबंध की शर्त नहीं है, लेकिन एक ही दिशा में एक वस्तु की चाल दूसरी वस्तु से अधिक होनी चाहिए जब वो उसे पकड़ेगी जाके। ये पक्की बात होती है, यहाँ ऐसी कोई शर्त नहीं है। दोनों चल रही हो, कम ज़्यादा चाल से चलें तो मिल ही जाएंगी। अब ये जा रही हो तेज, ये जा रही हो कम चाल से पीछे पीछे, तो नहीं पकड़ पाएगी। तो एक ही दिशा में चलने के लिए एक का वेग जो दूसरी के पीछे लगी है उसका ज़्यादा होना चाहिए, तब उसे पकड़ेगी। मान लीजिए एक बस जा रही है आगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, आप जा रहे हैं उसके पीछे पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल पे जा रहे हैं आप थोड़ी बस को पकड़ लेंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, आप जा रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल पे, पीछे से आ रही है बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, वो पकड़ लेगी आपको। इसका मतलब एक ही दिशा में अगर दो वस्तुओं को मिलना है तो उसके लिए शर्त है कि एक का वेग या एक की चाल अधिक होनी चाहिए दूसरी से जिसको पकड़ा जाना है। मामला फिट, बात सेट हो गई, दोनों बातें पक्का दिमाग में आ गई। ये तो हम भी समझ सकते हैं यार, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रायोगिक जीवन में हम देख सकते हैं कि हम किसी को चलते पकड़ेंगे तो हमसे तेज चलना पड़ेगा हमें उससे। अगर हम किसी को पकड़ना चाहते हैं तो हमें उससे तेज चलना पड़ेगा। खैर, ये था विस्तार से वर्णन एनसीईआरटी में जो दो ग्राफ बताए गए हैं उनका। इन पर आधारित अभ्यास में सवाल है। ठीक, चलिए अब हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी के संपूर्ण हल, और पहले वाले प्रश्न से हम शुरू करेंगे अभ्यास। बड़ा है, हिम्मत से काम लेना होगा, पढ़ना होगा मेहनत से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।